बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने अहले खाना, अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ हमेशा शादो आबाद रखें। आपसे गुजारिश है कि मेरी कमज़ोर आवाज़ के साथ अपनी ताकत और आवाज़ को मिलाएं और ये कहें कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के मुहाफिज जिंदाबाद और इसके दुश्मन, इसके मुखालिफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं पाकिस्तान का वकील सरदार आफताब विरक। प्रोग्राम कल से आज तक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में हम कौमी और बैनुल अक़वामी अखबारात में बड़ी बड़ी खबरों पर तबसरा करेंगे, उनका तज्ज़िया करेंगे ताकि उनको समझना, हालात और वाक़यात को समझना हमारे लिए और आसान हो जाए। आज की पहली खबर कौम का फख्र है, रियासत का फख्र है। 24 करोड़ आवाम के लिए फख्र की बात है, इज्जत की बात है और शान और शौकत की बात है। फौजी अफसर, जवान, असल हीरो, इनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन और इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने हमें ताकत तौफीक अता की कि हमने दुनिया में अमन कायम करने के लिए, अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने तारीख की बेमिसाल कुर्बानियां देकर, बेमिसाल शहादत के अमल से गुजरकर, बेमिसाल गाजियों के अमल से गुजरकर न सिर्फ अपने मुल्क में अमन कायम किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दी का खात्मा करके वहां पर अमन तख्लीक किया। आफरीन है हमारे अफवाज के, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर ये साबित कर दिया कि हम अल्लाह वाहदहू शरीक के हुक्म पर ईमान रखते हैं, हम रसूल अल्लाह के इरशादात पर ईमान रखते हैं, हम अपनी रवायात पर ईमान रखते हैं, हम या गाजी होते हैं या फिर शहीद होते हैं। और आपने ये अल्फाज सुने होंगे, कभी हम गाजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं। ए पाक फौज के जवानों, आपका गाजी होना भी अब कौम के लिए फ़ख्र है, आपका शहीद होना भी कौम के लिए फ़ख्र है। और हम किस तरह से आपकी मोहब्बतों का, आपकी अज़मतों का, आपकी शहादतों का, आपके जिहाद का ये कर्ज हम कभी नहीं उतार सकेंगे। आप इसलिए शहीद होते हैं कि मादरे वतन पर आंच ना आने पाए। आप इसलिए शहीद होते हैं, आपके बच्चे इसलिए यतीम होते हैं कि कौम के बच्चे यतीम होने से बचें। आपके माँ बाप इसलिए बेसहारा होते हैं आपकी शहादतों के बाद कि हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बेसहारा ना हो जाएं, उनकी हाथों से लाठियाँ ना गिरें, हमारी औरतें ना बेवा हों। आपकी औरतें इसलिए बेवा होती हैं। हम सलाम करते हैं आपको, हम सलाम करते हैं आपकी अज़मत को, हम खराज तस्लीम पेश करते हैं आपके हर अमल को, आपकी हिस्स मोहब्बत को, जो हमारे लिए सरमाया है, हमारे लिए फ़ख्र है। पूरी कौम आप पर फ़ख्र करती है। वो दुश्मनाने कौम हैं अफवाज पाकिस्तान, जो गैर मुल्कों के एजेंडे की तकमील के लिए आपकी ज़ात पर उंगलियां उठाते हैं। दूसरी खबर जिसकी तरफ हमें बिला ताख़ीर बढ़ना है, पंडोरा पेपर्स 3 रुकनी तहकीकाती सेल कायम हक़ायक़ कौम के सामने लाएंगे। नाज़रीन,
हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे, जुमला काबिल गौर है। 3 रुकनी तहकीकाती सेल का क़याम काबिल गौर है। सेल किस पे बना है? वज़ीर आज़म की सरबराही होगी, नायब शामिल होगी, FIA में शामिल होगी, FBR शामिल होगी और ये तहकीकाती सेल बनेगा। आप ये बताएं कि क्या नायब इस मुल्क में पहले मौजूद नहीं है? क्या FBR पहले काम नहीं कर रही? क्या FIA पहले काम नहीं कर रही? अगर इन सब के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, दौलत लूटी जा रही है, करप्ट माफिया, करप्ट अशराफिया की ताकत बढ़ती चली जा रही है, उनका जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, उनकी लूटमार बढ़ती चली जा रही है। सुने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर आपने सही तहकीकात करके करप्ट अशराफिया का पीछा करना है, हक़ाइक़ आपके सामने पिछले साल भी मौजूद थे जब आपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को ख़िताब करते हुए ये कहा था कि करप्ट अशराफिया दौलत लूट कर आपके पास ला रही है, अमीर मुल्कों को कहा था। आज भी जब आपने वर्चुअल एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के साथ, तो अपने ख़िताब में यही कहा है कि करप्ट अशराफिया लूट रही है और आप लोगों के अमीर मुल्कों के ख़जाने भरे जा रहे हैं, उसी तरह जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटती थी। ये हक़ाइक़ तो आपके सामने पहले भी मौजूद हैं। करप्ट अशराफिया का लूटना आपके सामने भी मौजूद है। इस तरह से आप नहीं कुछ कर सकेंगे। हमारी राय है, इस मुल्क के कानूनदानों की राय है, इस मुल्क के मुहिब्बे वतन की राय है, पूरी कौम की यह राय है कि आप अगर इंसाफ तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हक़ाइक़ तक पहुंचना चाहते हैं, तो आला सतह का जुडिशल कमीशन कायम कर दें जो तहकीकात करे और उस जुडिशल कमीशन की सरबराही जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास हो और उसकी टीम में चारों सूबों के हाई कोर्ट्स का एक एक जज मौजूद हो। उसकी टीम में फिर नैब भी हो, FBR भी हो और FIA भी हो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप भी हों। इनके अलावा जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की टीम में ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तंजीम के सदर और सेक्रेटरी भी मौजूद हों, जिनका दफ्तर DC वाशिंगटन में है। फिर आपको पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ कैसे सामने लाए जाते हैं और इस तरह से जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो इस तरह का तरीकाकार अख्तियार करेंगे जिससे कोई जुर्म नहीं छुप सकेगा। पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का आइन हरकत में आएगा और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे और बैनुल अक़वामी कवानीन को भी देखा जाएगा और उन बैनुल अक़वामी अदारों को देखा जाएगा जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को अपने पास सहारा देते हैं और ऑफशोर कंपनियां कायम करवाते हैं। अगर आपने करना है, अगर हक़ाइक़ तक पहुंचना है, तो फिर आला जुडिशल तहकीकाती कमीशन कायम करें जिसकी सरबराही जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास हो। मालूम है महंगाई से लोग तकलीफ में हैं। मदीना में पहले फलाही रियासत बनी, फिर खुशहाली आई। इमरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान है नाज़रीन, और हमने ये कहा था 2 दिन पहले कि मदीना की रियासत का जिक्र करने वालों, इस मुल्क की महंगाई पर भी गौर कर लो। उसको सुनकर जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा है मदीना की रियासत में पहले फलाह बहबूद आई, उसके बाद फिर लोगों को महंगाई की तकलीफ से निजात मिली थी। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म, आपकी कौम आपसे पूछ रही है, हम इस खबर का जब तज़किया करते हैं, जब इस पर तबसरा करते हैं, तो फिर आपकी बात हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ जाती है, हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरती, बस कुछ फ़ीसद हिस्सा हक़ाइक़ को टच करता है। आपको पता है कि हिजरत के फ़ौरन बाद मिसाक मदीना हुआ था।
آپ کو پتا ہے، علم ہے اس بات کا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے، کہ جس مہاجر اور انصار کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جو میثاق مدینہ ہوا تھا، اس میں ہر انصار نے اپنی آدھی آدھی بھیڑ بکریاں اپنے مہاجر بھائیوں کو دیں، تمام انصار نے اپنے دو دو گھروں میں سے ایک ایک گھر اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا، تمام انصار نے اپنے کھیتوں میں سے ایک ایک کھیت اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا، تمام انصار نے جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں، ایک بیوی رکھی، باقی بیویوں کو فارغ کیا اور اپنے مہاجر بھائیوں کے نکاح میں دیا، اور وہاں پر بھوک کو بانٹ لیا گیا، وہاں پر غم کو بانٹ لیا گیا، وہاں پر بے گھر ہونے کو بانٹ لیا گیا، وہاں پر لباس بانٹ لیے گئے۔ تو محترم وزیر اعظم پاکستان، تب وہ فلاحی ریاست بنی تھی، اس کا تو آغاز ہی اس سے ہوا تھا، دولت کی منصفانہ تقسیم سے، ذرائع کی منصفانہ تقسیم سے آغاز ہوا تھا۔ جناب آپ بھول رہے ہیں، فلاحی راست تب بنی تھی جب انصاف کی بنیاد پر تمام ذرائع کو، وسائل کو تقسیم کیا گیا تھا، پھر فلاحی ریاست بنی تھی۔ اب بھی آپ نے اگر فلاحی راست قائم کرنی ہے، پاکستان کی ریاست کو فلاحی راست بنانا ہے، مدینہ کا ریپلیکا بنانا ہے، اصل میں پاکستان کی ریاست کو ریپلیکا آف مدینہ ریاست بنانا ہے، اس کا نمونہ بنانا ہے صحیح، تو پہلے اس کے وسائل کو، اس کے ذرائع کو منصفانہ طور پر تقسیم کریں، انصاف کریں، یہاں پر اپنی پارٹی کا منشور لائیں پوری طرح سے، اپنی جماعت کے نام کی لاج رکھیں۔ تحریک انصاف ہے آپ کی جماعت کا نام، یہ انصاف ہے کہ کروڑوں لوگ ایک ایک روپے کو ترسیں اور چند لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ ہو؟ یہ انصاف ہے؟ اشیاء خوردنی مہنگی ہو جائیں کہ کھانا پینا مشکل ہو جائے، چولہے بجھ جائیں، اور پھر یہ انصاف ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اشرافیہ لوٹ رہی ہے اور آپ رونا رو رہے ہیں، اس کرتے کچھ نہیں ہے؟ آپ نے کہاں احتساب کیا اشرافیہ کا؟ آپ نے کس کو پکڑ کر کیا برآمد کیا ہے؟ یہ بتایا جائے نا، قوم کو بتائے نا کہ کیا دولت ہے، کدھر گئی، کہاں سے پیسے چلے گئے، اب اس کو کس طرح سے قوم پر خرچ ہونا ہے؟ آپ قرضے لے کر اس کمی کو پورا کریں گے؟ آپ اپنے گھروں میں چھوٹی انڈسٹری تو لگا دیں، آپ لوگوں کو اپنے قدموں پر تو کھڑا کریں، آپ چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے ہیں، ان کے شرائط کو آسان کریں، اس کے لیے سہولت دیں۔ مضبوط پاکستان بنانا ہے تو اس طرح سے بنائیں۔ ہم آپ کے اقدام پر تنقید نہیں کر رہے، آپ کے سارے کے سارے اقدام بڑے مستحسن ہیں۔ آپ نوجوانوں کو قرضہ دینا مستحسن قدم ہے، آپ گھروں بنانے کے لیے آسان شرائط پر قرضے دینا مستحسن قدم ہے، آپ کا مضبوط پاکستان، مضبوط کسان بنانے کے لیے، مضبوط پاکستان بنانے کے لیے قرضے دینا مستحسن اقدام ہے۔ لیکن لوٹی ہوئی دولت کے طریقہ کار کو روکنا اور مہنگائی کو روکنا، ٹیکسز کی برمار کرنا، آپ اس پہ تو ذرا غور کریں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو اقتدار میں رہی ہے، یہ جو موجودہ لوگ بھی اقتدار میں ہیں، یہ جو صاحب اقتدار لوگوں کے بیٹے، بھائی اور بیویاں ہیں بااختیار لوگوں کی، ان کے بارے میں تو پھر ہم آج ایک ہی بات کہیں گے، ظلم تے تھے انج بھی ٹوٹ دے ویکھے نے، ظلم تے تھے انج بھی ٹوٹ دے ویکھے نے، مالی خود باغانوں لٹ دے ویکھے نے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ سنیں، آپ کی کیبنٹ سنیں، اور نواز شریف سنیں، شہباز شریف سنیں، وہ جو لوگ اقتدار میں رہ گئے وہ سنیں، جنہوں نے لوٹا ہے سب کے سب سنیں، جو اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ راکھا وائی کھا گیا، ہتھوں روٹی کھو کے، چلے پانی پا گیا، راکھا وائی کھا گیا۔ فی امان اللہ ناظرین، پھر ملیں گے۔